जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं सवाल। किस वायसराय के समय गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया एवं क्रिप्स मिशन भारत आया? आपको बताना है किस वायसराय के समय में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उन्हीं के समय में ही यानी उसी वायसराय के समय में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो आप आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, यह दिखाने के लिए गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। कहां से? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो एग्जाम में पूछेगा पवनार आश्रम कहां है? तो महाराष्ट्र में। तो याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। याद रखना है कब शुरू किया गया था? तो याद रखना है कि 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। याद रखना है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसमें पहले सत्याग्रही बने थे डॉक्टर विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही चुने गए थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है यह बताना। साथ ही साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, समझ में आया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्रिप्स मिशन भी आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन भी 1942 में भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया कि कब कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा लिनलिथगो जब वायसराय थे तो उन्हीं के समय में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और लिनलिथगो के समय में ही गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और लिनलिथगो के समय में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। समझ में आया? और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था आपको पता है? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। याद रखना है कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, तो लिनलिथगो के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह, लिनलिथगो के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और लिनलिथगो के समय में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। याद रखेंगे। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा थोड़ा अच्छे से आप देखिए, जो एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा। जनरली लिनलिथगो से क्या सवाल पूछेगा? इनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये आपको बताना है। अगर पता है तो आप बताइए। लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1936 से 1944 तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था। कब से कब तक? 1936 से 1944 तक। 1936 से 1944 तक लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। उस समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। समझ में आया? लिनलिथगो भारत के वायसराय थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यहां से आप इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। आपसे पूछेगा इनके समय में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ था। ठीक है, लिनलिथगो के समय में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ था ये आपसे पूछेगा। तो पहला क्या समझ में आया कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। आपको पता होगा कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन हुआ था, आपको पता है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन,
हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। तो याद रखना है 1938 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है, आईएनसी का हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में यह हुआ था। तो इस समय भी लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल चल रहा था। इसके बाद आपको पता है त्रिपुरी संकट कब हुआ था, यानी आपको पता है कि त्रिपुरी संकट कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये 1939 ईस्वी में हुआ था त्रिपुरी संकट। तो याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी अधिवेशन के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। तो याद रखना है कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी साल यानी 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखना है त्रिपुरी संकट के समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। हरिपुरा अधिवेशन के समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। जिस साल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1939 में, उस समय लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा सकता है। फिर आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान की मांग कब की गई? आपको पता है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन के द्वारा किया गया था? तो बताइए आप, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन के दौरान की गई थी? तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कीजिएगा। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और इस समय भी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा, ठीक है। तो लिनलिथगो के समय में ही 1940 ईस्वी का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की मांग हुई थी। याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। यह भी लिनलिथगो के समय में हुआ था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा, अगस्त प्रस्ताव जब हुआ था, आया था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, ठीक है। तो आपको याद रखना अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। याद रखना 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। और इस समय भी भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। याद रखेंगे। गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1940 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन भारत आया था, उस समय भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया, उस समय भी भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। याद रखेंगे। समझ में आया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन जब भारत आया, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पित थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आपको बताना है कि स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स योजना आया था, उसमें बताना है क्या बताया गया था। उसमें क्या बताया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, ऐसा बताया गया था उसमें, वो आपको बताना है। यानी क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें क्या कहा गया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया शुड बी पार्टीशनेड इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विथ द कंडीशन दैट सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और ऑप्शन नंबर डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, तो उसमें क्या कहा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसमें क्या कहा गया। तो सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ठीक है, कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था क्रिप्स मिशन के समय में, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको यहां से समझना है क्रिप्स मिशन के बारे में, तो याद रखना है क्रिप्स मिशन क्यों आया था,
क्रिप्स मिशन किसके समय में आया था, और क्रिप्स मिशन जब आया था उस समय कौन सा युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना है, क्रिप्स मिशन जो है, विंस्टन चर्चिल तभी प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक है, क्रिप्स मिशन जब आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपसे पूछेगा क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो याद रखना है ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। याद रखना है कि विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, तो अब क्रिप्स मिशन का मतलब क्रिप्स मिशन तैयार कब हुआ, क्रिप्स मिशन का घोषणा कब हुआ, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, क्रिप्स मिशन का घोषणा अलग डेट पे होता है और भारत अलग डेट पे आता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का घोषणा हुआ था 11 मार्च 1942 को। याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी। याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी। तो घोषणा हो गया 11 मार्च 1942 को, लेकिन भारत कब आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। समझ में आया, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन का घोषणा कब हुआ, 11 मार्च 1942, लेकिन भारत कब आया, 23 मार्च 1942। याद रखिएगा। अब क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा घोषणा किया गया था कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना करना, यानी युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। समझ में आया, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। ठीक है, और क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया था, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया था, आपको पता होगा, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, सर स्टीफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, यानी उसमें कहा गया कि भारत को आज़ाद नहीं करेंगे हम, भारत को क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। ठीक है, और यह असफल हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, हु कॉल्ड दी क्रिप्स मिशन ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा किसने कहा कि क्रिप्स मिशन जो है ये एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक है। आपको बताना है किसने कहा कि क्रिप्स मिशन एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक है, या इसी को घुमा के पूछ सकता है कि किसने कहा क्रिप्स मिशन को कि क्रिप्स मिशन जो है उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन को किसने कहा कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, तो आपको याद रखना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, तो आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन का विरोध किया गया था, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं ने क्या किया, असफल करार दिया, क्योंकि इसमें भारत को पूर्ण स्वाधीनता नहीं दिया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत को पूर्ण स्वाधीनता नहीं देंगे, इसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में बताया गया था, जिसके वजह से यह जो है असफल हो जाता है। आप याद रखिएगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए, यानी हमें पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से क्रिप्स मिशन असफल होता है और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया। आपको बताना है भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया, यह आपको बताना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया, तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
का प्रस्ताव पारित किया गया था, मतलब प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, ऐसे बोलेंगे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा तैयार किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा तैयार किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, प्रस्ताव का समर्थन पूछा है पहले, तो आपको बताना है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 1942। 1942 ईस्वी में जो आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था उसका समर्थन किसने किया था, तो बताना है 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था और भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। आपको पता होगा क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार करवाया था, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। और गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था इसी समय में कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आया, तो ये चीज आपको याद रखना है, पूछेगा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके अलावा आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके अलावा भारत में एकीकरण का जनक भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत में एकीकरण का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी, तो याद रखना है बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, आप याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। याद रखना है बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, सूरत में हुआ था, यानी गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, याद रखना है। और बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे क्लास को। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था। जैसा सवाल पूछेगा वैसा आंसर करना है। यहां पे पूछा गया भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक, आपको बताना है भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था, याद रखिएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखन किया गया था। तो याद रखेंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक थे, याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। आपको बताना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया। तो आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक बंबई में। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 1942 में। तो सही आंसर क्या होगा, 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया। आपको बताना है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर करेंगे वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 14 जुलाई 1942। तो आपको आंसर क्या करना है, याद रखिएगा कि
गांधी जी जो है ऐसे कहानी की तरह याद रखना है आपको, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया। उसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसके थ्रू क्या होगा कि अब हमारा मकसद होगा कि भारत को पूरी तरह से आज़ाद करना। उसके लिए गांधी जी ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे और बहुत बड़े लेवल पे चलाएंगे, ठीक है। तो शुरू में कांग्रेस पार्टी जो है उसको बोलती है, वो उत्सुकता नहीं दिखाती है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ठीक है, जिससे गांधी जी गुस्सा जाते हैं, ठीक है। मतलब गांधी जी चाहते थे कि सभी के द्वारा चलाया जाए भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन कांग्रेस उसमें शुरू में सपोर्ट नहीं करती है। तो जिससे गांधी जी गुस्साते हैं और गांधी जी कांग्रेस को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, ठीक है, मुझे तुम लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट में आती है गांधी जी के। जब उनको समझ में आता है कि गांधी जी गुस्सा रहे हैं तो फिर उनको भी लगता है कि नहीं, अब सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपको याद रखना है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखना है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा से पारित किया गया था। तो याद रखना है, कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। आंसर करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, है ना। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है पूरे भारत में बड़े लेवल पे फैल जाता है। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया जाता है। तो ये भी सवाल पूछता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, तो याद रखना है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना। और उसमें कहा गया कि भारत को जितना जल्दी हो सके आज़ादी, मतलब हम लोगों ने आज़ादी का डिमांड किया था। तो याद रखना है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया गया था। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था जो इसमें कहा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था अंग्रेजों को इंडिया से भगाने के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, वर्ष 1942 क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है वर्ष 1942 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे 1942 क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह तो आपको पता है कब हुआ था नमक सत्याग्रह, बताइए नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक आप याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च हुआ था, आप जानते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च हुआ था। सभी को पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, एक लंबी पदयात्रा पर वो निकलते हैं। और 5 अप्रैल 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं अपने 78 अनुयायी के साथ। और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात में समुद्र के तट पर एक गांव था डांडी, वहां पर पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। समझ में आया। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 24 दिनों तक चला था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट तो आप सभी को याद होगा कि असहयोग आंदोलन कहा जाता है इसे। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था, 1920 में। पूछे शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, याद रखना है। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, ये भी पूछता है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया था, आपको पता है। चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चोरी चोरा कांड हुआ था, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। तो ये भी सवाल पूछता है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो याद रखना है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। समझ में आया। 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसने कहा? तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी, और इसके बारे में किसने बताया था, किसने कहा था? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन हम लोग देख लिए कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। ठीक है, अगला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर यही होगा, क्योंकि 1942 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखेंगे। और भारत की स्वतंत्रता, आपको पता है कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में पूछता है तो माउंट बेटन योजना पूछता है एग्जाम में आपका। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना कब आया था, आपको पता है? तो बताइए, माउंट बेटन योजना कब पब्लिश हुआ था? तो भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। एग्जाम में हो सकता है माउंट बेटन योजना पूछे, या फिर बोल दे 3 जून योजना क्या है, या फिर पूछे माउंट बेटन योजना कब पब्लिश हुआ था। तो माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो माउंट बेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। याद रखना है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे, और उनका एक ही उद्देश्य था लॉर्ड माउंटबेटन का, कि जितनी जल्दी हो सके भारत को पूरी तरह से आज़ाद करना। ठीक है, समझ में आया? तो क्योंकि आपको पता होगा भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उससे पहले था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पब्लिश किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था। एग्जाम में पूछता है डिक्की बर्ड प्लान का संबंध किससे है? तो डिक्की बर्ड प्लान का संबंध भारत की आज़ादी से है। डिक्की बर्ड प्लान का संबंध माउंटबेटन से है। तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच मंथ ऑफ 1942? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था। तो आंसर करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था। सिंपल सा सवाल है, आप सभी जानते हैं अगस्त में शुरू हुआ था, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और 9 अगस्त 1942 को ये पूरे भारत में बड़े लेवल पे फैल गया था। तो सिंपल सा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के अगस्त महीने में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है, आंसर करना है। ऐसे कौन से मतलब यह जो स्टेटमेंट है, हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये जो स्टेटमेंट है किस आंदोलन के दौरान कहा गया? तो आंसर कीजिएगा, द स्टेटमेंट वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट इज एसोसिएटेड विथ, किस आंदोलन से संबंधित है यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में देश के लिए दिवंगत हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह स्टेटमेंट दिया गया था कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो याद रखना 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसका ईयर भी कभी कभी पूछता है, तो इस चीज़ को आप एक बार ईयर लिख लीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, आप जानते हैं। असहयोग आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, है ना।
और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो अगर पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन याद रखना है, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा तो आपको याद रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल समझ में आ गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो पूछेगा किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया गया था? ठीक है, तो आंसर कीजिएगा। तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा के दौरान ही गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, तो आंसर हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? और करो या मरो का नारा इसमें समूचे भारत में गूंज उठा था। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे और भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, सभी को अंग्रेजों ने पकड़ पकड़ कर जेल में डालना शुरू कर दिया था। इसके बाद जनता और ज़्यादा गुस्सा जाती है, जनता और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, और पूरे भारत में करो या मरो का नारा गूंज उठता है। ठीक है, और पूरे जनता में आक्रोश बढ़ जाता है, जगह जगह पर हिंसक कार्रवाई होने लगता है। अहमदाबाद, मद्रास, बंगलुरु, सहारनपुर, सभी जगह मजदूर कारखाना में काम कर रहे थे तो वो सब कारखाना छोड़ दिए काम करने के लिए। भारत के जो मजदूर लोग हैं वो कारखाना में काम करने से मना कर दिए, तो कारखाना बंद होने लगा। संचार साधनों को नष्ट करने लगे, रेलवे लाइन को उखाड़ने लगे, बिजली का तार काट दिया गया, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, रेलवे स्टेशन को, सब जगह, समझ में आया ना? तो सब जगह क्या किया गया था? डैमेज किया गया था। इतना ज़्यादा भारतीय जनता जो उत्तेजित हो गई थी, समझ में आ रहा है कि अंग्रेज से कंट्रोल में नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरफ उस समय आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज उधर परेशान था, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहा था अंग्रेज, और दूसरी तरफ हम लोगों ने अपने आंदोलन को बहुत चरम लेवल पे ले गया था, बहुत ऊपर लेवल पे हम लोगों ने आंदोलन किया था 1942 में। ठीक है, जिसके वजह से अंग्रेज भी डर गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक लिखा है स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? आपको पता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? यहाँ से भी बहुत सवाल पूछता है। आपको पता होगा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। अब बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था? तो आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन किया गया था भारत में एकता को तोड़ने के लिए, यानी भारत में जो यूनिटी था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, यानी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछता भी है। तो पश्चिमी बंगाल जो था, पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिसको बांटने के लिए बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। और आपको ये याद रखना है कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ दे स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो याद रखना है कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, समझ में आया? ये आप याद रखिएगा। एक सवाल और यहाँ से याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि शोक दिवस कब मनाया गया था बंगाल में? ठीक है, बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, या फिर कुल मिला के बोलेगा शोक दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में याद रखना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, और इसी दिन वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीत गाए गए थे, और लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। तो आपसे ये सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधा था? तो याद रखना है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो आंसर करना है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल,
आपका जो मतलब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय में अरुणा आसिफ अली के द्वारा किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में लिखा है, आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि कौन सा ऐसा, आंसर भी हम आपको बता ही दिए, ठीक है, अगर आप गौर से सुने होंगे तो। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा स्वतंत्रता संग्राम है जिसके दौरान अरुणा आसिफ अली के द्वारा, ठीक है, भूमिगत क्रियाकलाप को वो लीड की थी। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा आंसर क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान क्या हुआ था, जितने भी भारत के बड़े बड़े लीडर्स थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, और गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया, किन्हीं को जेल में डाल दिया। ठीक है, तब जाके बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भूमिगत रहते हुए भारत छोड़ो आंदोलन को लीड किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ब्रिटिश दमन मतलब भारत के ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी पूरा दम लगा दिया। उन्होंने बड़े बड़े लीडर सबको गिरफ्तार किया। तो कुछ ऐसे भी नेता थे जो बच गए गिरफ्तारी से, जिनमें से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, ये सब बच गए थे गिरफ्तारी से। तो उन्होंने क्या किया, भूमिगत रहते हुए, अंडरग्राउंड रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाइयों एवं महत्वपूर्ण सूचना आदि का रेडियो प्रसारण के द्वारा संचालन किया था। समझ में आया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब बड़े बड़े बहुत सारे लीडर्स को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि गिरफ्तारी से बचे हुए थे। उन लोगों ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत रहते हुए लीड किया था। उन्हीं में से एक थी अरुणा आसिफ अली। समझ में आया। तो अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत रहते हुए लीड किया था, याद रखेंगे। आया समझ में। तो आंसर क्या हुआ, याद रखना है, अरुणा आसिफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है। अगला सवाल, किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ना है। तो आपको बताना है आजादी हमारी लगभग, मतलब आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ना है। किसने कहा था और कब कहा था, ये पूछ सकता है आपसे, तो आंसर करेंगे। तो याद रखना है महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया जा रहा था, याद रखना है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको बता ही दिए कि बहुत बड़े लेवल पे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, जगह जगह पर जब बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो जगह जगह पर भारतीय जनता ने आक्रोश दिखाया। रेलवे स्टेशन को उखाड़ दिया, बिजली के तार काट दिए, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, रेलवे स्टेशन पे आग लगा दिया। समझ में आया ना, डाक खाना, सरकारी इमारत, बहुत जगह जगह पे उपद्रव हुआ। तो समझ में आया, जिससे अंग्रेज भी डर गई थी। इसी समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे मतलब हमें इसे जो है कसकर पकड़ लेना है। ठीक है, तो पूछेगा कि आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ना है, किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। और आपको पता होगा कि 1942 से पहले तक गांधी जी को लगता था कि अहिंसा के द्वारा ही हम अंग्रेज को भगा सकते हैं, लेकिन बाद में उनको भी एहसास होने लगा कि पूरी तरह से अहिंसा के द्वारा अंग्रेज को भगाना मुश्किल है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो वहां पे क्या हुआ, हिंसा हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हिंसा हुआ, जिससे गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस कर देते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस कर दिए, क्यों, क्योंकि उसमें हिंसा हो गया था। लेकिन बाद में गांधी जी को पता चलता है कि नहीं, ऐसे तो अंग्रेज जाने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत जगह हिंसा होता है, लेकिन गांधी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि उसको बंद करना है या कुछ भी। समझ में आ रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कि यह जो है हमारा अंतिम सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा और अब तक का अंतिम आंदोलन होना चाहिए, और इसमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को यहाँ से मतलब भगाना है। समझ में आया। तो ये चीज़ आपको याद रखना, आज़ादी लगभग हमारी पहुँच में है, हमें इसे कसकर पकड़ना है। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर कीजिएगा। तो ये 1942 का पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको एक चीज़ तो याद होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आंसर होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जो 1940 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी हम कि लगातार 6 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित किया गया उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है,
समझ में आया? तो अगर आपसे पूछे 1940 का रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, ये बहुत पूछता है, तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रहेगा, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, आईएनसी का सबसे युवा अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1923 ईस्वी में। 1923 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कब, 1923 ईस्वी में, 1923 का दिल्ली अधिवेशन। तो याद रखना है 1923 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा की गई थी, और इस प्रकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। और इसी के एक साल बाद 1924 ईस्वी का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो पूछता है गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने। कब बने, तो 1924 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था, तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पे है, कर्नाटक में है। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन कहानी की तरह समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा तो आप लिंक करके भी बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लिंक करके पढ़िएगा तो आप वहां से एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, 8 अगस्त 1942 में भारत ने 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो कहां से शुरू किया गया था ये आपसे पूछा है। तो सभी को पता होगा, आंसर कीजिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू किया गया था। तो आप जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक बंबई, और वहीं से क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। तो याद रखना है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक बंबई से क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई से शुरू हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया। आंसर करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया। तो याद रखना है कौन सा मैदान था, ग्वालियर टैंक, है ना। तो याद रखना है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक बंबई में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। और ये ऐसा सवाल है जहां पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा है हु क्वाइंड द स्लोगन क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे महात्मा गांधी, जो कि गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा यूसुफ मेहर अली तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखना है यूसुफ मेहर अली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगर ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली ना रहे तब आपको आंसर करना है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दोनों दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिसे बाद में गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रयोग में लाया गया था। समझ में आया। तो भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा सबसे पहले दिया गया था, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा फेमस करवाया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, मतलब आपसे पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसमें उषा मेहता को क्यों जाना जाता है, उषा मेहता को किस लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए
पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, ऑप्शन नंबर सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए उषा मेहता को जाना जाता है, और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए उषा मेहता को जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि उषा मेहता जी को क्यों जाना जाता है। समझ में आया? उषा मेहता जी को क्यों जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता निभाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उषा मेहता जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो चलाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, उनको नज़रबंद किया गया। तो उस समय कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो कि गिरफ्तारी से बचे थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से आंदोलन को चलाए रखा और लीड करते रहे। उन्हीं में से एक थी उषा मेहता। तो याद रखना है, भूमिगत नेता जिनमें से सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, ठीक है, समझ में आ रहा है? भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका ये भी शामिल थे। और इन्होंने क्या किया था? रेडियो प्रसारण का काम किया था, और रेडियो प्रसारण का काम सबसे पहले उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता जी के द्वारा सबसे पहले गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया था। किसने? उषा मेहता। समझ में आया? तो उषा मेहता के द्वारा रेडियो प्रसारण का कार्य सबसे पहले किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। पूछे कहाँ पे रखा गया था? तो याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। अब गांधी जी को तो रखा ही गया था, गांधी जी के साथ साथ और किनको किनको आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था या नज़रबंद किया गया था? तो याद रखना है, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। और सरोजनी नायडू जी के बारे में आप जानते हैं, सरोजनी नायडू जी के बारे में आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखना है कि गांधी जी को आगा खां पैलेस, सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस, और कस्तूरबा गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। कस्तूरबा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू जी को कहाँ पे? आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ से आप ऐसे याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया? आगा खां पैलेस में। सरोजनी नायडू को कहाँ गिरफ्तार कर रखा गया? आगा खां पैलेस में। कस्तूरबा गांधी को कहाँ गिरफ्तार कर रखा गया? आगा खां पैलेस में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ गिरफ्तार कर रखा गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ गिरफ्तार किया गया था, कहाँ रखा गया था? तो याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये कहाँ पे है बांकीपुर जेल, पता है आपको? बांकीपुर जेल पटना में। ठीक है, तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का विभूति कहा जाता है ना, बिहार रत्न का रत्न कहा जाता है, बिहार के थे। तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में जो कि पटना में है, यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया था। तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल पटना में गिरफ्तार, पटना में नज़रबंद कर दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो जयप्रकाश नारायण को बोलेगा कहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। हजारीबाग अभी आपका झारखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ठीक है, आंसर करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? उषा मेहता। याद रखना है, उषा मेहता जी के द्वारा सबसे पहले कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। उषा मेहता के द्वारा सबसे पहले कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। ठीक है,
अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? आगा खां पैलेस में। तो आगा खां पैलेस कहाँ पे है, वही आपको आंसर करना है। इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार किया गया, तो आंसर क्या होगा? बंबई में। आंसर क्या होगा? आगा खां पैलेस कहाँ पे है? बंबई में है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बंबई। तो याद रखना है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में गिरफ्तार किया गया था, बंबई में बंदी बनाया गया था और इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। और आंदोलन के प्रति अंग्रेजों ने क्या किया था? दमनात्मक प्रकृति दिखाया था। अंग्रेजों ने क्या किया? जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारे भारतीयों पे जुल्म किया था उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए, जिसके वजह से गांधी जी गुस्साते हैं और गांधी जी ने क्या किया था? आगा खां पैलेस में 21 दिन तक के उपवास की घोषणा की थी। ठीक है। और उस समय आपको पता होगा गांधी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और उसी बीच गांधी जी ने 21 दिन का उपवास का घोषणा किया था। ठीक है, समझ में आया? और गांधी जी जब उपवास करने लगे तो देश विदेश में उनको रिहा करने की मांग होने लगी, क्योंकि उनका तबीयत भी खराब था और पूरे मतलब भारत ही नहीं, वर्ल्ड में और भी जो बहुत सारे देश है वहाँ पे गांधी जी को आज़ाद करने का डिमांड करने लगा। ठीक है। तो बाद में जब गांधी जी का तबीयत खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको आज़ाद कर दिया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो गांधी जी बहुत बार इस तरह जेल गए हैं और बहुत बार उनका तबीयत खराब हो गया, सीरियस एकदम लगता था कि वो मतलब उनका निधन हो जाएगा। तो इसी डर से जब वो उपवास करने लगते थे तो तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता था। ठीक है। तो उससे फिर अंग्रेज डर जाता था कि सोचता था कि कहीं जेल में गांधी जी को कुछ हो ना जाए, नहीं तो एक बवाल हो जाएगा। तो उसके बाद अंग्रेज जो है गांधी जी को छोड़ देता था। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, गांधी जी भूख हड़ताल करने लगते हैं, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेज उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ से एक सवाल याद रखना है कि गांधी जी को बंबई में गिरफ्तार किया गया था आगा खां पैलेस में। ठीक है। उनके साथ साथ सरोजनी नायडू भी थी, उन्हीं के साथ कस्तूरबा गांधी जी को भी जेल में रखा गया था। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को रखा गया था। तो आपसे पूछता है कि कस्तूरबा गांधी जी का यानी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो याद रखिएगा, जब आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था उसी दौरान गांधी जी के जेल से रिहा होने से पहले ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन हो जाता है और गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनका भी निधन हो जाता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गांधी जी के जेल से निकलने से पहले ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई जी का निधन हो जाता है। ठीक है। तो गांधी जी को कहाँ बंदी बना के रखा गया? बंबई में, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। आपको बताना है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आप जानते हैं आगा खां पैलेस में। तो आपका सही आंसर होगा, गांधी जी को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। और यहाँ पे एक ऑप्शन है यरवदा जेल। बच्चे यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं यरवदा जेल ऑप्शन देख के। तो यरवदा जेल में आपको पता है पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता जिसे हम लोग कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, तो याद रखना यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। ना कहाँ पे हुआ था? पूना में हुआ था। तो याद रखना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, आपको पता है? पता है तो बताइए। 24 सितंबर, साल बताइए कब हुआ था पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। तो याद रखना है कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने, फिर से सुनिएगा, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है। तो यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। क्यों किया था? दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में। ठीक है। कब किया था? 20 सितंबर 1924 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। और गांधी जी के महान तपस्या को भारत हमेशा याद रखेगा, ऐसा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी बीच कहा था। तो गांधी जी इस समय भी क्या करते हैं? उपवास कर लेते हैं और आमरण अनशन कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे लीडर्स जो है डर जाते हैं। और उन्होंने क्या किया? प्रयास किया कि अब हम लोग क्या करते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता करवाते हैं। समझ में आया? तो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर रहते हैं। उन्होंने क्या किया? बोला कि गांधी जी का उपवास को तोड़वाना है, तो उसके लिए क्या करवाना है? गांधी जी और अंबेडकर जी का समझौता करवाया गया। ठीक है। तो जेल में हुआ था, याद रखना है, पूना पैक्ट। यरवदा जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा। और पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त की गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित की गई थी, याद रखेंगे।
ठीक है। और दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया? तो दलित वर्ग को हरिजन नाम महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछे हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, इन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये सब सवाल भी बहुत एग्जाम में पूछता है, आप याद रखिएगा। ठीक है। तो यरवदा जेल में क्या हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, याद रखेंगे। और गांधी जी को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बलिया। याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कोई भी डाउट होगा तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।